पिछले वीडियो में 11th के केमिस्ट्री का सिलेबस देख लिया था और आज हम लोग 11th फर्स्ट चैप्टर मूलभूत रसायन सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है सत्यम सर और मेरा ऑनलाइन स्टडी भी चल रहा है और ऑफलाइन स्टडी भी। आप ऑनलाइन हमसे जुड़ने के लिए SCC स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, SCC स्टडी के नाम से है। और अगर आप जूम पर भी हमसे आप क्लास ले सकते हैं, ये आपका लाइव क्लास सेशन होता है। और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं तो पूर्णिया बिहार में गिरजा चौक एक जगह है, वहाँ पर सत्यम कंसेप्ट क्लासेस के नाम से हम लोगों का कोचिंग सेंटर है। आप वहाँ पर आप आके हमसे फेस टू फेस ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं, हमसे मेरी कोचिंग से जुड़ सकते हैं। हमारे मिशन स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़कर जो भी नोट्स हैं आप वहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे हमको लिख सकते हैं और हम आपसे जल्द ही कांटेक्ट कर लेंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं। तो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर आपका सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली हम लोग जो भी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बेसिक है हम लोग उसका स्टडी करते हैं और उसको हम लोग 12th क्लास में यूज करेंगे। और आगे जो भी जेई नीट का टॉपिक है या SSC बैंकिंग जो प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पे भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान क्या है, हम लोग फुल्ली NCERT बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो डिफिनेशन है ये आपका NCERT बेस्ड ही डिफिनेशन है कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। मतलब रसायन विज्ञान क्या है, अणुओं जो भी अणु होते हैं और उनका जिनमें रूपांतरण होता है। जैसे H2 अणु है वो ऑक्सीजन से मिलके H2O में बन गया, तो ये H2 और O2 का रूपांतरण हो गया, कंबाइन हो गया किसमें जाके, H2O में। तो ये एक नया यौगिक बना, यहाँ पे नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग उसका स्टडी करेंगे। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का विज्ञान है। मतलब क्या हुआ, जो भी 116, 117, 118 जो भी तत्व अभी तक फाउंड हुए हैं वो सिर्फ उनका ही स्टडी हम लोग इसमें नहीं करते। हम लोग उससे बनने वाले, जैसे एल्युमिनियम से हजारों यौगिक बनते हैं, तो इनसे बनने वाले जितने यौगिक हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, उनके क्या गुण होंगे, उनका आकार कैसा होगा, वो किस किस तत्व से मिलकर बने हैं, हम लोग उन सारे तथ्यों का इसमें अध्ययन करते हैं। तो हम लोग इसमें एक परिभाषा बना रहे हैं जो कि है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें जो भी पदार्थ हैं उनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, उनके संगठन क्या है, मतलब वो किस तरीके से बने हैं, और संरचना क्या होती है। संरचना का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों का जो आकार है वो आकार पहले से ही स्थिर कर दिया गया है, पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। जैसे जल का आकार, जल के अणुओं का आकार कुछ इस तरीके का होता है, ये लगभग V आकार का है। तो ये हम लोग रासायनिक बंधन चैप्टर में VSEPR थ्योरी में अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है और जिसका प्राचीन नाम है कीमिया, या कह सकते हैं कीमिया शब्द से बना है केमिस्ट्री, जिसका अर्थ होता है आपका काला रंग। तो काला रंग इसका अपना एक प्राचीन अर्थ है जिसको मिस्र के लोगों ने कीमिया नाम से शुरू किया था। और रसायन विज्ञान के जनक हम लोग किसको कहते हैं, लेवोर्जियर को। लेवोर्जियर को, एंटोनी लेवोर्जियर को, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। इनको हम लोग रासायनिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान को बांटा गया है, इसकी शाखाएं हैं, इनका कितने प्रकार के इसके ब्रांच होते हैं। तो रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है।
एक है आपका अकार्बनिक रसायन जिसको इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम लोग जितने भी तत्व हैं और उन तत्वों से बनने वाले जो यौगिक हैं उनकी बनने की विधि, उनका गुण, उनका उपयोग और संगठन और आकार के बारे में अध्ययन करते हैं। जितने भी तत्व हैं, मान लीजिए कि सोडियम है तो सोडियम से NaCl बनता है, ये ठोस है। NaOH है, ये आपका क्षार है। तो Na2O है, ये आपका एक ऑक्साइड है। तो इस तरीके से सोडियम के लगभग बहुत सारे यौगिक हैं। तो उन सारे यौगिकों के संगठन वो कैसे बनते हैं, किस किस प्रकार से उसमें अभिक्रियाएं होती हैं, उसका उपयोग क्या है, उसका अध्ययन करते हैं। बशर्ते इसमें एक तत्व को हम लोग छोड़ देते हैं, कार्बनिक यौगिक को। कार्बनिक यौगिक करने का मतलब है जो कार्बन के तत्व हैं, जो कार्बन तत्व के यौगिक हैं, इसको हम लोग इसमें अध्ययन नहीं करते। उसके लिए एक अलग से रसायन विज्ञान बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बन के ही बारे में पढ़ना है और इससे बने जितने भी यौगिक हैं लगभग सारे यौगिकों का इसमें अध्ययन करना है, जो कि मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उनके सारे यौगिकों का गुणधर्म, उनके संगठन, उनकी संरचना और उनके उपयोग के बारे में पढ़ना रहता है। अब हम लोग आते हैं, उसके बाद आता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन एक रसायन का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग भौतिकी और रासायनिक गुण दोनों को मिलाकर इसमें अध्ययन करना रहता है, जिसमें हम लोग जो भी परिवर्तन आ रहा है अभिक्रिया के स्वरूप में, उसमें ऊष्मा का कितना योगदान है और वो किन सिद्धांतों और नियमों पर कार्य करता है, उसका अध्ययन हम लोग इसमें फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन में करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के भी रसायन के पार्ट होते हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जिसमें सबसे पहला आता है, मुख्य रूप से वही 3 है। अब इसमें मुख्य रूप से अलग अलग बांटा गया है। इसमें विश्लेषणात्मक रसायन है। इसमें हम लोग पदार्थों का पहचान के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने H2 और O2 की कितनी मात्रा लेनी है, ये पहले से ही निश्चित किया गया है जिससे ये H2O बनता है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इनमें प्राणियों और वनस्पतियों में से बने जो पदार्थ हैं उनमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है, उसमें कौन से गुण हैं, वो हम लोग जीव रसायन में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन शास्त्र का कृषि में भी काफी उपयोग है। उसमें किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग होना है, उसकी कृषि की पद्धति क्या होनी चाहिए, इन सबों का भी अध्ययन हम लोग कृषि रसायन में कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं। नाभिकीय रसायन ये एक ऐसा थोड़ा हाई लेवल का रसायन है जिसमें हम लोग मुख्य रूप से इससे उत्पन्न जो बिजली है उसको कैसे उत्पादित किया जाता है, उनमें कौन से नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, रेडियो एक्टिव तत्व को किस तरीके से हम लोग अध्ययन करके उसका उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में आप लोगों ने संलयन और विखंडन, ये 2 अभिक्रियाएं आप लोग पढ़े होंगे, फ्यूजन और फ्यूजन। ठीक है, उन अभिक्रियाओं को किस तरीके से विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है उसका अध्ययन नाभिकीय रसायन यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, इसमें है रसायन विज्ञान की जीवन में भूमिका क्या है, मतलब इसमें क्या उपयोग है हम लोगों के जीवन में रसायन विज्ञान का। वर्तमान में रसायन विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कहाँ कहाँ खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाता है, स्वास्थ्य रक्षा में, मेडिसिन में काफ़ी यूज़ है, बीमारियों के बचाव में एंटीबायोटिक जो भी बनाए जाते हैं एंटीबायोटिक, उनके लिए केमिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जब 12th पास करते हैं तो एक फार्मेसी एक नाम का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग मेडिसिन को बनाने का अध्ययन करते हैं। उसमें केमिस्ट्री का काफ़ी बड़ा रोल है। रख रखाव के संलग्न सामग्री, मतलब जितनी भी चीज़ हैं, लगभग प्लास्टिक, थैली या फिर सीमेंट, बालू, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से लोहा का निष्कर्षण, एल्युमिनियम कहाँ से मिल रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग रसायन विज्ञान में उपयोग में ले आते हैं। मानव जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे अब रसायन विज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है। सॉरी। अब आते हैं कि सबसे पहले
अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला शब्द अगर आता है तो वो है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ को सबसे पहले लेवोजियर ने ही समझा था कि पदार्थ क्या है और पदार्थ शब्द कहां से आ रहा है। तो पदार्थ को हम लोग मुख्य रूप से डिफाइन करते हैं कुछ भी जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और कुछ ना कुछ वो स्थान घेरता है तो उसको हम पदार्थ करते हैं। और लगभग दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो पदार्थ नहीं है, और बशर्ते हमने उसको अलग अलग भागों में बांट दिया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। पहले कहा जाता था कि जैसे ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका सिर्फ रूपांतरण किया जाता है, तो पदार्थ को लेके भी ऐसी ही अवधारणाएं थी। तो कि पदार्थ और ऊर्जा समान चीजें हैं, ना ही पदार्थ को भी नहीं बना सकते और इसका ना ही विखंडन कर सकते हैं, पदार्थ को भी सिर्फ रूपांतरण कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन के आने के बाद जब उन्होंने E बराबर mc² की थ्योरी दी तो वहां पर उन्होंने यह साबित कर दिया कि पदार्थ में जो द्रव्यमान है अगर उसका क्षय होता है तो वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है पदार्थ के नए जगत की। यहाँ से पदार्थ को एक नया परिभाषा मिलता है। तो प्रारंभिक समय में पदार्थ की परिभाषा बदलकर हो गई है कि जिसमें मास मतलब द्रव्यमान और जिसमें वॉल्यूम मतलब आयतन उपस्थित हो वो सभी चीजें क्या है, पदार्थ हैं। तो पहले के टाइम में एक अविनाशता का नियम चलता था, जिसका मतलब है कि विज्ञान का आरंभिक विकास के दिनों में माना जाता था कि पदार्थ को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ क्या है, अविनाशी है। इसी को पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत कहा जाता था, नियम कहा जाता था। इसको सबसे पहले लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने ही बदला था इस सिद्धांत को, और इन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, जिसके अनुसार से यह साबित हो गया कि पदार्थ को बनाया भी जा सकता है और उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला भी जा सकता है। और यहाँ से लेवोजियर को रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाने लगा। ठीक है, और पदार्थ का वर्गीकरण अपने आप में एक अद्भुत कंसेप्ट है। तो पदार्थ को अगर हम बांटे तो उससे पहले हमको ब्रह्मांड को बांटना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड को अगर हम बांटते हैं तो ब्रह्मांड को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक आपका ऊर्जा है और दूसरा आपका एक आपकी ऊर्जा है और दूसरा आपका पदार्थ है। ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया, एक ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। तो ऊर्जा और पदार्थ दोनों अलग अलग चीजें, अब ये साबित हो गई थी। लेवोजियर ने आइंस्टीन की मदद लेकर इस थ्योरी को साबित किया था। और आइंस्टीन के आने के बाद, एक्चुअली लेवोजियर बहुत पहले आए थे और आइंस्टीन बहुत बाद में आए, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी आने के बाद अब आरंभिक समय मतलब वर्तमान समय में यह पूरी तरह से सत्यापित हो गया कि ऊर्जा और पदार्थ दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, भौतिक और रासायनिक। भौतिक करने का मतलब है उसकी अवस्थाओं को सूचित किया, पदार्थ की क्या अवस्थाएं हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण दो रूपों में किया गया, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, समान परमाणु से बने हैं। और अशुद्ध पदार्थ हम कह सकते हैं जो असमान परमाणुओं से बने हैं, या इनमें जो संगठन है वो संगठन बहुत ही भिन्न संगठन होते हैं। इसमें तत्व और यौगिकों को लाया गया। तत्व क्या होते हैं, जो एक ही समान परमाणुओं से निर्मित हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, और जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, और जो कि यौगिक के रूप में हमें मिलता है। अशुद्ध पदार्थ में मुख्य रूप से हम लोग मिश्रण को रखते हैं, मिक्सचर। इसको दो भागों में बांटा गया, एक है समांग मिश्रण, एक है विषमांग मिश्रण, मतलब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब समांग को हम लोग मुख्य रूप से विलयन कह सकते हैं, और विषमांग को दो भागों में बांटा गया, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक को कहा जाता है निलंबन
और दूसरा होता है कोलाइड। तो विस्मांक को दो भागों में बांटा गया, एक है आपका निलंबन, दूसरा है आपका कोलाइड। और तत्व को तीन भागों में बांटा गया फिर से, धातु, अधातु और उपधातु, सॉरी धातु, उपधातु और अधातु, मतलब मेटल, मेटलवाइड और नॉन मेटल। धातु के बारे में सभी कोई जान ही रहे हो, बचपन में पढ़ा है कि धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं, अगाध वर्धिता इनकी अधिक होती है, इसमें दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, टन टन की आवाज आती है, इसमें चमक होती है और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकता है। अधातु के बारे में इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें अगाध वर्धिता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है, इसमें चमक नहीं होती और ये इलेक्ट्रॉन को मुख्य रूप से ग्रहण करता है। और उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। यौगिक को दो रूपों में बांटा गया, दो भाग में, एक हो गया कार्बनिक, दूसरा हो गया अकार्बनिक। तो कार्बनिक कहने का मतलब हो गया कि जो कार्बन से जुड़े हुए तत्वों का या यौगिकों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, और अकार्बनिक में कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व हैं उन सभी का इसमें अध्ययन करते हैं। मैं एक बार बता दूं, आश्चर्य भी लगेगा कि कार्बन को छोड़कर 116 115 तत्व जितने मिलके यौगिक नहीं बनाते, उसका अकेला कार्बन लगभग 10 लाख यौगिक बना लेता है। ये मुख्य रूप से निर्भर कर रहा है कि कार्बन की विशेष गुणों पर, वो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कार्बनिक चैप्टर में, तो वहां पर हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। और तुम लोग इससे पहले 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। अब हम लोग जितने भी तत्व हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो हम लोग मुख्य रूप से सभी पदार्थ हैं उनको हम लोग समझ पा रहे हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 116 117 तत्वों को लेकर ही केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं और उनके गुणों को और उनसे बने यौगिकों के गुणों का सम्मिलित अध्ययन होता है। तो हम लोग एक बार उसको समझते हैं कि लगभग 116 तत्व अगर हम मान के चलते हैं तो कितने तत्व गैसियस रूप में है, कितने तत्व नेचुरल पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति ने दिया, और कितने तत्व को हमने बनाया, वो सब का एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं। 116 तत्व हैं जिसमें से 2 तत्व लिक्विड है, ठीक है, एक है Hg, दूसरा है Br। नेचुरल तत्व आपके 92 है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं। धातु 91 है, 91 धातु होते हैं 116 तत्वों में। 116 तत्वों में 11 गैस है, जिसमें से आपका नोबेल गैस भी इसी की श्रेणी में आता है। मेटलवाइड 7 मेटलवाइड है, मतलब उपधातु की संख्या 7 है। ठोस रूप में पाए जाने वाले तत्व 103 है और 24 तत्वों को हमने बनाया है, और अधातुओं की संख्या है 18। तो इस तरीके से एक हमने पूरा संक्षेप में समझ लिया कि कितने तत्व हैं जिनके यौगिकों का हम लोगों को अध्ययन करना है। ये सारे के सारे आवर सारणी में उपस्थित मिल जाते हैं और इनको हम लोग अलग अलग केमिस्ट्री के ब्रांचों में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को वैसे भी 3 प्रकार के बुक को पढ़ना रहता है। एक है भौतिक रसायन, इसके अलग चैप्टर होते हैं। एक है आपके अकार्बनिक रसायन, इसके अलग चैप्टर हैं। और एक लास्ट में आता है कार्बनिक रसायन, इसके अलग चैप्टर है। तो ये तीनों को मिला के सम्मिलित हम लोगों को 11th का 2 पार्ट होता है एनसीईआरटी की तरफ से, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों में इन सारे केमिस्ट्री के पार्टों का या भागों का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में लगभग 90% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित है। बाप रे, बहुत बढ़िया। तो ये मुख्य रूप से सतह पर 5 तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे और हम लोग अगली क्लास में जितने भी नियम हैं, मुख्य रूप से 5 नियम हैं, हम उन 5 नियमों का अध्ययन करेंगे कि जिस प्रकार से केमिस्ट्री में यौगिकों का बनना तय हुआ और यौगिक बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो धन्यवाद। हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें सबसे ज़्यादा, कि जिससे जो भी लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उन तक हम पहुँच सकें। थैंक यू।